ओके, सो वी आर बिगिनिंग विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और जैसे मैं हर बार डिस्कशन शुरू करता हूं वही सेम पॉइंट पे शुरू कर रहा हूं, इनर्शिया। क्या होता है इनर्शिया? चैट में बताओ सिर्फ वो एक वर्ड जो मैं सुनना चाहता हूं। सर आप सुनना चाहते हो इनहेरेंट, बिल्कुल सही बात है, मैंने लिखा नहीं जानबूझ के यहाँ पे। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इनहेरेंट मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बॉडी के पास ऑलरेडी है। यही वर्ड तुम सुनते हो चार्ज में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसके कारण वो रेजिस्ट करता है कोई भी चेंज। तो एक लाइन में अगर मैं इसको लिखूं तो दिस इज इनएबिलिटी टू चेंज, बॉडी की चेंज ना होने की क्षमता या तो चेंज होने में असमर्थता। ठीक है। स्टेट क्या होती है? स्टेट का मतलब होता है अवस्था, कंडीशन। स्टेट दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टेट ऑफ रेस्ट जिसमें वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ये सवाल कई लोगों ने मुझको ग्रुप में पूछा था, कई बच्चों ने पूछा। देखो वैसे तो यूनिफॉर्म मोशन भी कई तरह के होते हैं, लेकिन कॉमनली हम यूनिफॉर्म मोशन किस किस टर्म को डिपिक्ट करते हैं? आई थिंक सर्वज्ञ ने पूछा था ये, है ना? तो यस 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 एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन इज वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट, तब आप कहेंगे इसको यूनिफॉर्म मोशन। बट आई रिपीट द पॉइंट कि यूनिफॉर्म मोशन भी कई तरह के होते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन है, बट इन जनरल वी टर्म यूनिफॉर्म मोशन एज कांस्टेंट वेलोसिटी। एरिस्टोटल भाई साहब बहुत ही महान साइंटिस्ट, बहुत ही महान फिलोसफर, लेकिन उनका नाम हम याद रखते हैं फॉलेसी के साथ। फॉलेसी मतलब फॉल्स स्टेटमेंट के साथ। तो सवाल उठता है कि सर इतने महान साइंटिस्ट का नाम एक फॉल्स स्टेटमेंट के साथ क्यों जुड़ा? बेटा इसलिए जुड़ा क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही फंडामेंटली रॉन्ग बात कही, जो कि पहली नजर में देख के हमको सही लगती है। पहली बार में अगर मैं आपको कहूंगा वो स्टेटमेंट तो आपको सही लगेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी बॉडी को, ये एक बॉडी है, इसको चलाना है कांस्टेंट स्पीड पे, ठीक है, इसको चलाना है, ये बॉडी को चलाना है कांस्टेंट स्पीड पे, तो एक कांस्टेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। क्या बोला सर? फिर से बोलो। ये बॉडी है, इसको मुझे 10 मीटर पर सेकंड पे चलाना है, तो मुझे एक फोर्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। सर ये तो सही लग रहा है सुन के, बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है? उनको भी सोच के पहली बार सुन के सही लगा, लेकिन क्या ये सही स्टेटमेंट है? जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जब बॉडी को कांस्टेंट स्पीड से चलाना होता है, यूनिफॉर्म मोशन में रखना होता है, तो हमें किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस यही एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट था जहां पे कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट दे दिया, और उनका नाम हम जानते हैं आज फॉलेसी के नाम से। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। देखो ये दो बातें मैंने आसपास लिखी हैं, थोड़ा ध्यान से इसको नोट करना। एरिस्टोटल भाई साहब ने क्या कहा कि एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, और एक्चुअल में लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये मैंने दो डॉट बना दिए, मतलब नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर आप एक बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहते हैं तो किसी एक्सटर्नल फोर्स के लगाए रखने की जरूरत नहीं लगेगी आपको। ठीक है, चलिए सेकेंड लॉ क्या कहता है? सर सेकेंड लॉ चर्चा करता है फोर्स और मोमेंटम की। फोर्स और मोमेंटम के बीच का रिलेशन कहता है सेकेंड लॉ दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आई रिपीट, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज पी? पी इक्वल्स टू एम वी। एम वी क्या है भैया? मोमेंटम है। पी क्या है? पी मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम किस चीज की जानकारी देता है? मोमेंटम इंफॉर्मेशन देता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी बॉडी में कितनी क्वांटिटी है मोशन की, उसकी इंफॉर्मेशन देता है कौन? उसकी इंफॉर्मेशन देता है मोमेंटम। तो एक्सटर्नल फोर्स को आपने लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये एक दीवार है, इस दीवार पे एक बॉल गई, टकराई और टकरा के वापस चली गई। आई रिपीट, एक बॉल गई, टकराई और टकरा के वापस चली गई। इस प्रक्रिया में मोमेंटम कितना चेंज हुआ? जाना और आना, v और माइनस v, एम वी और माइनस एम वी, चेंज कितना हो गया? माइनस एम वी माइनस एम वी, यानी मैग्नीट्यूड वाइज 2 टाइम्स ऑफ एम वी। ये चेंज है मोमेंटम में। इस सिचुएशन में हमको पता होना चाहिए, पता भी होता है, लेकिन अगर मैं किसी एंगल पे बना दूं तो अब कैसे सोचें सर? पेन वेन रख दो, आंखें एकदम बस सामने रखो और फोकस करो। 1 सेकेंड में तुम बताओगे, कोई ट्रिक नहीं, कोई इधर उधर की याद रखने वाली बात नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट। और देखो जरा, ये एम वी मोमेंटम जा रहा है, टकराया और यहां से निकल गया। आई रिपीट, एम वी मोमेंटम गया, टकराया और निकल गया। मुझे मोमेंटम का कंपोनेंट बताओ। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बन गया एम वी का कॉस थीटा,
इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बन गया mv का साइन थीटा। टकरा के जब ये जा रहा है तो इस डायरेक्शन में माइनस mv कॉस थीटा और यहां पे mv साइन थीटा। यदि मैं आपसे पूछूं कि y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना, mv साइन थीटा, डायरेक्शन नीचे। आई रिपीट, y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना, mv साइन थीटा और डायरेक्शन नीचे। आई अगेन आस्क अनदर क्वेश्चन कि y डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम सर अभी भी नीचे है और मैग्नीट्यूड mv साइन थीटा, मतलब y डायरेक्शन में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर है, हाँ या ना? डू यू अग्री ऑन दिस पॉइंट? डू यू अग्री ऑन दिस पॉइंट? जल्दी बोलो, क्या इस पॉइंट पे आप अग्री करते हो कि y डायरेक्शन में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर है? मतलब y डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज कितना, y डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज है 0, तो मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। यानी इनिशियल कितना था, इनिशियल था mv cos थीटा, फाइनल इस तरफ में माइनस mv cos थीटा, चेंज कितना हो गया 2mv cos थीटा। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इतनी बातों में, ये मेरे राइट हैंड साइड वाली चीजों में कोई दिक्कत किसी को भी? अगर नहीं है तो के लिख दो। अगर इस बात में कोई दिक्कत नहीं है तो के लिख दो जरा जल्दी से, तेज रफ्तार में सभी लोग लिखेंगे। चैट थोड़ी मुझे फास्ट चाहिए, फटाफट फटाफट जल्दी बोलो, ठीक है? इतनी बात। इसके बाद देखो आती है एटवुड मशीन। एटवुड मशीन क्या होती है सर? एक पुल्ली होती है, दो मासेस होते हैं, जहां पे भारी मास है वहां पे बॉडी जाएगी, हल्का मास ऊपर जाएगा। अब इसमें आप लोग लगाते हो न्यूटन सेकेंड लॉ, यानी mg माइनस टी इक्वल टू ma। जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो आप लिखेंगे t माइनस एम जी इक्वल टू ma। आई रिपीट, mg माइनस टी इक्वल टू ma, यानी m1g माइनस टी इक्वल टू ma और t माइनस एम टू जी इक्वल टू ma। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा डेल्टा m, यानी डिफरेंस ऑफ मासेस, डिवाइडेड बाय सिग्मा m, यानी सम ऑफ मासेस इनटू g। और अगर आप टेंशन की बात करोगे तो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। सिंपल सी बात याद रहनी चाहिए, ठीक है? इतनी बात, ओके। अब सर स्यूडो फोर्स क्या होता है? सबसे पहले ये समझो कि स्यूडो फोर्स कहां काम आता है। स्यूडो फोर्स वहां काम आता है जहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो। आई रिपीट द स्टेटमेंट, स्यूडो फोर्स वहां काम आता है जहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो। सर नॉन इनर्शियल क्या है? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेशन में हो। मतलब कि अगर मैं रुका हुआ हूं यहां पे, या मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी है? इनर्शियल है, मतलब मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है। आई रिपीट, या तो मैं रुका हुआ हूं और या तो मैं कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा हूं, दोनों ही केसेस में मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी है? इन द चैट, इनर्शियल है। और अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है और मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं और मेरे खुद के पास एक्सेलरेशन है, हो सकता है कि मैं किसी गाड़ी पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं और वो एक्सेलरेट कर रही है, तो जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन में होगी तब उसको हम कहेंगे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम आता है स्यूडो फोर्स। कैसे सर? समझो जरा बात को। अगर मैं आपसे यह कहूं कि बेटा ये एक एलिवेटर है, ठीक है, और आपको पता है कि जब एलिवेटर ऊपर जाता है, ये तराजू है, तराजू पे मैंने आपको खड़ा कर दिया, यानी तराजू पे खड़ा है राजू। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि बेटा आप ये बताइए कि अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, कौन से फोर्स लग रहे हैं? सर एन लग रहा है, एम जी लग रहा है, और मैंने आपको कह दिया कि अंदर खड़े होके इसको ऑब्जर्व करो। तो क्या अंदर खड़े होके आप इसका एक्सेलरेशन ऑब्जर्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आई रिपीट, क्या अंदर खड़े होके आप लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऑब्जर्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब मान लो जिस कमरे में तुम हो, अगर वो कमरा एक्सेलरेट कर रहा है, अर्थ घूम रही है ना अभी, लेकिन हमें दिख रहा है क्या कि कमरा घूमता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। उसी तरह से आप इस एक्सेलरेशन को नहीं पहचान पाओगे, लेकिन लग रहा है फ्रेम में, आपकी फ्रेम नॉन इनर्शियल है। सिचुएशन में आएगा सूडो फोर्स। सर कहां लगता है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट। आई रिपीट, सूडो की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट। सूडो की वैल्यू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, खेल खत्म। क्या बन गया सूडो फोर्स? इट इज यूज्ड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके पास, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके पास एक्सेलरेशन हो, नॉन जीरो हो, सॉरी मैंने जीरो लिख दिया था वहां पे। यूज्ड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल होती है जिसके पास कोई एक्सेलरेशन हो। कितना होता है सूडो फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका? ऑब्जेक्ट का। एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। कहां लगता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रिक्शन की बात करेंगे, पहले इतनी बातों पे बताओ क्लियर है क्या बात? इतनी बातें क्लियर है? सूडो तक की बात क्लियर है?
इन द चैट के लिखो। इतनी बात क्लियर है? हेलो 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 हेलो, इतनी बात ठीक है? चैट में थोड़ा फास्ट रिएक्ट करो। ठीक है इतनी बात? चलो सुनो, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, ट्रू या फॉल्स? चैट में ट्रू या फॉल्स बोलो। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, ट्रू और फॉल्स? फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, ट्रू और फॉल्स? फ्रिक्शन मोशन अपोज करता है, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत? देखना हो जरा चैट में। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, ट्रू या फॉल्स? सबके आंसर चाहिए, अभी तक सबके आंसर नहीं आए। अरे सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखना है, जल्दी लिखो। टी लिख दो, एफ लिख दो। रिस्पॉन्स दो, लोग देख रहे हैं एक दूसरे को कि सामने वाला क्या बोल रहा है, फिर मैं अपना जवाब दूं। जल्दी बताइए। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, ट्रू या फॉल्स? ट्रू बोलने वाले सब लोग क्रॉस का सिंबल भेजो। ट्रू बोलने वाले सब लोग क्रॉस बना के भेजो, एक्स बना के भेजो, यानी तुम्हारा गलत हो गया। ट्रू बोलने वालों क्रॉस बना के भेज दो जल्दी से, तुम्हारा आंसर गलत हो गया। फ्रिक्शन मोशन अपोज नहीं करता है। फ्रिक्शन मोशन अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या अपोज करता है? फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अपोज करता है। मतलब फ्रिक्शन दो बॉडीज को आपस में चलने नहीं देना, आपस में बिछड़ने नहीं देना चाहता। दो प्रेमियों को बिछड़ने नहीं देना चाहता। अगर ये मेरा हाथ है तो मेरे हाथ को चलने से नहीं रोकेगा, किसी के रिलेटिव चलने से रोकेगा। सर फ्रिक्शन मोशन प्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि फ्रिक्शन मोशन अपोज नहीं कर रहा है, वो रिलेटिव मोशन अपोज कर रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन बहुत शाना है, फ्रिक्शन तुमसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि उसको तीन बातें पता है। कौन कौन सी? कि मुझे कब लगना है, कहां लगना है और कितना लगना है। व्हेन टू एक्ट, वेयर टू एक्ट एंड हाउ मच टू एक्ट। कब लगेगा? जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और बॉडी में रिलेटिव मोशन आने की टेंडेंसी होगी। शब्दों को ध्यान से सुनना। फ्रिक्शन कब लगेगा? जब दो बॉडीज एक दूसरे के रिलेटिव चलना चाहेंगी। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंपेंडिंग मोशन। क्या कहते हैं इसको? इंपेंडिंग मोशन। दूसरी बात, कहां लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंपेंडिंग मोशन। जहां मोशन होना चाह रहा है उसके अपोजिट लगेगा। फोर्स के अपोजिट लगेगा जरूरी नहीं है। तीसरी बात, कितना लगेगा? तो इसका जवाब मैं दूंगा जितनी रिक्वायरमेंट है। तीनों स्टेटमेंट रिपीट करो। फ्रिक्शन को तीन बातें पता है, क्या क्या? कि कब लगना है, कहां लगना है और कितना लगना है। कब लगेगा? जब इंपेंडिंग मोशन होगा। कहां लगेगा? इंपेंडिंग मोशन के अपोजिट। और कितना लगेगा? जितनी रिक्वायरमेंट होगी। इस बात पर सहमति है सभी लोगों की? डन इतनी बात? अब आपने कह दिया, देखो ये जो ग्राफ जा रहा है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग है, मतलब कि जितना फोर्स तुम बढ़ाते जाओगे उतना ये बढ़ता जाएगा। एक बड़ा सा बक्सा है, उसको हमने धक्का दिया, नहीं हिला, और धक्का दिया, अभी भी नहीं हिला। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स तुमने बढ़ाया फ्रिक्शन उतना बढ़ गया, एक लिमिट तक, एक पर्टिकुलर लिमिट तक। फिर उसके बाद बॉडी मूव कर जाती है, तब लगना शुरू हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये ग्राफ आपके सामने, ये एक्सप्रेशन आपके सामने, F इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन। सारी बातें आपके सामने। इतनी बातों में कोई समस्या हो तो बताइए।